हेलो एवरीवन, दोबारा अपने स्कूल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका हाफ ईयरली का क्लास 12th का जो आपका पेपर हुआ था अभी, आईटी और आईटीएस में जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके बारे में मेरे माध्यम से आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, क्योंकि आपको पेपर समझना जरूरी है। 50% पेपर जो आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उससे ही पूछा जाएगा। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ, आई होप आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वॉच करेंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपकी आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा वो आपको जो शो हो रहा होगा सही विकल्प के बारे में। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न की ओर हम जब चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न क्या दिया था? पहला प्रश्न हमारा आप सभी को दिख रहा होगा आपके डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न उन्होंने दिया था, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में पहला क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने? पहला क्वेश्चन दिया है कि सीधी खड़ी शारीरिक मुद्रा दर्शाती है। क्या पूछा है? रोजगार कौशल का ये क्वेश्चन है। पूछा है आपको कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो उन्होंने पूछा शारीरिक मुद्रा जो स्टेट पोजीशन होती है उसको क्या दर्शाती है आपके लिए? तो वो दर्शाती है आपको आत्मविश्वास दर्शाती है। आप जब आप अच्छी पोजीशन में अच्छे सभी से बात करते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आपको वो क्या होता है? हमारा आत्मविश्वास होता है। चलिए, इसी से रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? रोजगार क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा था, क्यों हम ईमेल को क्यों भेजते हैं? हम ईमेल को क्यों भेजते हैं? कार्य नहीं पूछा है उसने, क्या पूछा है? क्यों भेजते हैं? तो बेसिकली जो मेन कार्य क्या होता है उसका, ईमेल को भेजने का, वो होता है हमारे कि दस्तावेज व फाइलों को साझा करने के लिए। क्या है इसमें भी आपका सेकंड क्वेश्चन आपका सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? तीसरा क्वेश्चन बोलता है, आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट, जब लिब्रे ऑफिस राइटर आप यूज कर रहे हैं या किसी प्रकार का जब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और जिसमें किसी डॉक्यूमेंट को हमें ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? वो होती है कंट्रोल+O। ठीक है, आप इसका सही आंसर टिक लगा लीजिएगा। क्या आएगा इसमें आपका? सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन। अब आते हैं हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा विस्तृत उत्तर वाला प्रश्न है? विस्तृत उत्तर मतलब यहाँ पे हमें लंबे समय तक या लॉन्ग में हमें आंसर बताना है। तो आपको कैसा लगता है इसमें क्या आंसर आंसर आता है? आपको थर्ड वाला आपका सही आंसर आता है। अब आपको आगे बढ़ते हैं, वही हम बताना चाहूंगा। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार के बारे में पूछा है कि गैर मौखिक संचार है? उदाहरण दिया है। तो गैर मौखिक संचार बेसिकली इसमें भी तीसरा आता है कि इसको देखकर मुस्कुराना। बेसिकली गैर मौखिक संचार में क्या होता है? पहले तो संचार क्या होता है ये समझना जरूरी है। संचार जो होता है वो क्या होता है? आपस में बातों का आदान प्रदान करना। ठीक है, ये हमारा संचार होता है। संचार बेसिकली यदि मैं टाइप करना चाहूँ जो हमारा मेन बुक होता है, पहला होता है मौखिक, फिर आता है हमारा गैर मौखिक, और फिर आता है हमारा दर्शित। पूछा कौन सा था आपसे? गैर मौखिक के बारे में पूछा था। ठीक, तो आप इनके दोनों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि मौखिक संचार क्या होता है और गैर मौखिक संचार क्या होता है। बेसिकली यदि मैं बताना चाहूँ, मौखिक संचार वह संचार होता है जिसमें किसी भाषा या शब्द का उपयोग किया जाता है, और गैर मौखिक संचार वह होता है जिसमें किसी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता। दृश्य संचार जिसमें हम किसी इमेज को देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं, वो बेसिकली दृश्य संचार होता है। ये मैंने आपको इसके बारे में बेसिकली डिटेल बता दी है। और इसी बात पे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, रिक्त स्थान के बारे में आपसे पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है? चलिए आगे समझते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया हमारा? पहला क्वेश्चन आया है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिकली यूएसबी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये आपका यूएसबी का
फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल वर्क। ये आपका जूनियर सॉफ्टवेयर जब आप यूनिट वन पढ़ते हैं तो उसी में ही आपका यूनिट वन में ही जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर में ही आपका क्वेश्चन दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा रैम का फुल फॉर्म बताना है हमें। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपके सेकेंड में आता। थर्ड फुल फॉर्म क्या पूछा है? एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, स्पीकर और प्रिंटर कंप्यूटर की खालिस्तान डिवाइस होती है। तो कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस होती है? ये आउटपुट, ये हमारी क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक, अब जो क्वेश्चन पूछा है आंसर को पूछा है हरित अर्थव्यवस्था में सरकार की मुख्य भूमिका क्या? भूमिका खालिस्तान फैलाना है। खालिस्तान फैलाना है का मतलब है कि वो क्या दर्शाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पे आएगा हमारा पर्यावरण या सतत विकास। ठीक है, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण या सतत विकास। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हमारा प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 आपका सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि आत्मविश्वास से, क्या बोला है? आत्मविश्वास से बोलना एवं सकारात्मक सोच सकारात्मक सोच का परिचय है। हाँ, ये क्या हो जाएगा हमारा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा बोला है उन्होंने, क्वेश्चन क्या दिया है? व्यक्तिगत स्वच्छता स्वयं को साफ रखने की आदत है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये। फिर पूछता है तीसरा क्वेश्चन आपसे, डेटा का अर्थ तथ्यों या मानों का समूह होता है? नहीं, असत्य। डेटा का अर्थ होता है काउंटेबल, जो हम जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछा है चौथे नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है उन्होंने? स्व प्रेरणा का अर्थ दूसरों को प्रेरित करना होता है? नहीं, असत्य। स्व प्रेरणा मतलब हम अपने आप को प्रेरित करना, मतलब स्वयं को प्रेरित करना स्व प्रेरणा कहलाती है। नाम से ही पता चल रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? पूछा है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क वायरलेस होता है? असत्य। ये भी क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये असत्य आएगा, क्योंकि पर्सनल एरिया को मैं आप डिटेल में बताना चाहूँ तो इसको हम पढ़ते हैं पेन, PAN ठीक है। ये यूएसबी केबल के थ्रू भी कनेक्ट होता है तथा वायरलेस भी हो सकता है। जब ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बेसिकली नेटवर्क वाली यूनिट से पूछा गया था आपसे। कौन सी यूनिट से? आपकी यूनिट सॉफ्टवेयर डेवलपर में एक नेटवर्क की यूनिट है, उसी में ही हम लैन, वैन, मैन और पैन, इन सारे नेटवर्क के बारे में हम अब पढ़ते हैं। मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी बस आप इन नेटवर्क के टाइप्स से यदि पूछ ले तो आप ये टाइप्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, मैं आगे आप स्लाइड करता हूँ। और आप, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर इसको लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा बहुत जरूर करिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? चौथा क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए, चौथा प्रश्न है। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया है। कॉलम ए के जो भी ऑप्शन आपको दिए थे उनको हमें इसमें मैच करना था। जैसे पहला ये ऑप्शन आपका क्या दिया है? ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब होता है बेसिकली तैयार होना। ठीक है, इसमें आपका सही आंसर तैयार होना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये आपका दूसरा था। तीसरा क्या पूछा है? एल्गोरिथम के बारे में पूछा है। तो स्टेप बाय स्टेप कार्य करना, ये हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा एल्गोरिथम का मतलब होता है। ठीक, चौथा क्या दिया है उन्होंने?
चौथा दिया है माउस। माउस क्या होती है हमारी? माउस हमारी क्या होती है? इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम हमारे सिस्टम में कोई भी इनपुट देते हैं। नंबर क्या है? नंबर बेसिकली ये डेटा टाइप्स है, हम पाइथन में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका सही जोड़ी थी जो मेरे माध्यम से कराई गई। अब हम आते हैं हमारे, ये हमारे जो 20 नंबर के क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन मेरे माध्यम से कंप्लीट करा दिए गए। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही गए होंगे। यदि नहीं गए हैं तो अभी आपके पास टाइम है, इनको सही करिए, करेक्ट करिए, अपने पेपर को सॉल्व करिए, देन एनालाइज करिए, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते समय हमारा प्रश्न नंबर आ जाता है 5। ठीक है, 5 प्रश्न नंबर पे क्या बोला है उन्होंने? 2-3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि संचार का अर्थ समझाइए। क्या पूछा है? संचार का अर्थ। मैंने बहुत बार इसके ये क्वेश्चन के बारे में भी, हर एक क्वेश्चन, आप 9th का पेपर ले लें, आप 10th का ले लें, या 11th का ले लें, या 12th का ले लें, क्योंकि चारों में क्या है? रोजगार कौशल बुक है आपकी, सभी की कॉमनली बुक, और कॉमनली बुक है तो कहीं ना कहीं टॉपिक भी हमारे कॉमन रहेंगे। कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी ऐड की गई है एडिशनल, बट यदि ये क्वेश्चन देखें तो आपने 9th में भी सीख। तो संचार का अर्थ क्या होता है? बेसिकली दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातों का आदान प्रदान करना। क्या होगा? बातों का आदान प्रदान करना, वही हमारा संचार कहलाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा था। आप यहाँ पे एक डायग्राम भी बना सकते थे, डायग्राम में आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको क्या करना था? पर्सन 1 और पर्सन 2, यहाँ से हाय, ये भेज रहा हूँ, यहाँ से हाय, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। तो इस प्रकार से भी हमारे आंसर को लॉन्ग करके हम इसको समझा सकते हैं कि बेसिकली ये सारी जो मेरे माध्यम से आपको बताई गई। ठीक, तो ये बेसिकली अर्थ होता है। मैं आपको लॉन्ग में भी नहीं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आता है हमारा, क्या पूछा है उसने? पूछा है समूह कार्य, जिसको हम बोलते हैं क्या? टीम वर्क क्या होता है? तो टीम वर्क क्या होता है? टीम का फुल फॉर्म क्या होता है वो समझ लिए। टीम का फुल फॉर्म होता है टुगेदर एवरी एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, जिसमें हम पहला आता है टी, एक साथ, फिर आता है हमारा ई, हर कोई, और ए, हासिल करना, और फिर आता है एम, अधिक। ठीक है, ये हमारी टीम का फुल फॉर्म होता है। टीम वर्क क्या होता है? बेसिकली यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं और हम कहीं भी काम करते हैं, या तो हम हमारी क्लास में जब पढ़ रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं या फाइल तैयार कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक से ज्यादा पर्सन की आवश्यकता पड़ती है उस काम को कम समय में कंप्लीट करने के लिए। और कम समय में जब भी हम किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, जब हमारा टीम वर्क सही हो, हम हर एक पर्सन को इंडिविजुअली कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, वही हमारा टीम वर्क होता है। तो मैंने इसके बारे में बेसिक बेसिक जो मेन डिटेल थी वो आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी बताया आपको। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? क्वेश्चन नंबर हमारा 7, वर्ड प्रोसेसर में फाइंड एंड रिप्लेस डालने का क्या लाभ है? फाइंड, आपसे पूछा है कि वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें फाइंड और रिप्लेस का मतलब डालने का क्या लाभ होता है, अब वो आपको बताना। तो फाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास मान के चलिए कि एक बहुत लार्ज डेटा है। ठीक है, एक हमारे पास एक बुक बनी हुई है, या हमारे पास एक इस प्रकार की रिपोर्ट रखी हुई है जिसमें बहुत ज्यादा डेटा रखा हुआ है। माना कि हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्ड रखा हुआ है जिसमें 100 स्टूडेंट के नाम लिखे हैं। अब 100 में से मुझे किस नाम की जरूरत पड़ रही है? सुनील नाम की जरूरत पड़ रही है, या मुझे अमन नाम की जरूरत पड़ रही है, या मुझे एक्स वाई जेड जो भी नाम आप सर्च करना चाहते हैं। तो आप 100 नाम को इंडिविजुअली एक एक तरीके से सर्च नहीं करोगे कि आप एक एक नाम को पढ़ेंगे, वो गलत तरीका होता है। हम वहां पे किस की का यूज करते हैं? हम वहां पे फाइंड की, जिसको हम कंट्रोल प्लस एफ, जब भी हम वर्ड प्रोसेसर में कंट्रोल प्लस एफ
कंट्रोल प्लस एफ को फाइंड करते हैं तो वहां पे एक सर्च का एक कॉलम बना आ जाता है आपके पास, ठीक है, रो में। वहां पे आप जिस नाम को भी अपनी रिपोर्ट में सर्च करना चाहते हैं नाम लिखिए, और यदि आपकी रिपोर्ट में वो नाम होगा तो आपके सामने आ जाए। तो हम बोल सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में फाइंड का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट में या बड़े लार्ज डेटा में किसी पर्टिकुलर एक वर्ड्स को फाइंड करने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब है कि ऑलरेडी जो हमने फाइंड किया वो डेटा है और हमें वो डेटा हमारे रिपोर्ट में नहीं चाहिए, तो हम वहां पे उस डेटा को हटा के किसी और डेटा को हम वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। यही लाभ होते हैं कि इजिली तरीके से हम फाइंड भी कर सके कम समय में, और फाइंड करके हम जिस डेटा को हटा के हम वहां पे रिप्लेस करना चाहते हैं उस डेटा को हम इजी रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये वर्ड प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? प्रोसेसर शेड्यूलिंग क्या है? ठीक है, प्रोसेसर शेड्यूलिंग के बारे में पूछा है। तो ये प्रोसेसर शेड्यूलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओएस का कार्य। ठीक है, ये क्या है? ओएस का कार्य है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मुख्य रूप से इसका काम कहाँ कहाँ होता है? तो मुख्य रूप से कार्य जो होता है इसका प्रोसेसर शेड्यूलिंग का, वो होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जितने भी यूनिट होती है, जैसे एमयू मेमोरी यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, इनको मैनेज और इनको ऑपरेट करने का काम कौन करता है? हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग के माध्यम से हमें कितना इनपुट चाहिए, कितना आउटपुट हमारे पास आना चाहिए, हमारी कौन सी डिवाइस काम नहीं कर रही है, क्या हमारे सिस्टम में किसी प्रकार का बग नहीं आ रहा है, या सिस्टम चालू नहीं हो रहा है, या हमारा प्रॉपर सिस्टम किस प्रकार से चालू होगा, वो सारी चीजें जो हैंडल करता है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें ओएस जो होता है हमारा, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, जिसमें सीपीयू, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को हैंडल भी करता है। विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों तथा सॉफ्टवेयर को भी क्या करता है? ये प्रोसेस से जो हमारी प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है उसको हैंडल किया जाता है। ठीक है, ये इसका ये यहाँ से प्रोसेस शेड्यूलिंग में कनेक्ट कर सकते हैं हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी। मैंने यहाँ पे बता दिया कि ओएस क्या करेगा वहां पे। तो मैंने ओएस के बारे में बता दिया आपका क्वेश्चन नंबर 9 की ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओएस, सॉफ्टवेयर सीपीयू। जो हमारे इनपुट होता है, जो हमारे आउटपुट होता है, उसके बीच में हमारे पास बेसिकली 3 यूनिट काम करती है। 3 यूनिट कौन कौन सी? पहला आता है हमारा मेमोरी यूनिट, जिसको हम बोलते हैं एमयू मेमोरी। फिर आता है हमारा सी, कंट्रोल यूनिट, सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। फिर आता है हमारा एएलयू, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो उन सारी प्रोसेस को किस प्रकार से हैंडल करना है, वो सारी चीजें कौन करता है? वो ओएस करता है। और जब भी हम हमारे सिस्टम को, जब हम हमारे जो हमारा शट डाउन बटन होती है या हमारे सिस्टम स्टार्ट बटन जो होती है, उस बीच में जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो भी हमारी प्रोसेस हमने नेक्स्ट डे करके रखी है, उन सारी चीजों को एक एक डिवाइस को चेक करने का काम कौन करेगा? स्टार्ट करने का काम कौन सा करेगा? वो प्रोसेस शेड्यूलिंग के थ्रू होती है। ठीक है, आई होप आपको ओएस और प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग के बारे में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या आएगा हमारा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? ये बेसिकली 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया था? कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए। ये आपका यूनिट 1 जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का फर्स्ट यूनिट का ही फर्स्ट टॉपिक ही है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है? बेसिकली सीपीयू वर्क कैसे करता है उसके बारे में आपको बताना। तो डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ कि डायग्राम कैसा बनेगा। इसमें हम एक बॉक्स बनाते हैं सीपीयू टाइप का, ये मैंने बॉक्स बनाया, और मैं यहाँ पे एमयू रखता हूँ। एमयू का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, मेमोरी यूनिट। फिर हम रखते हैं हमारा
CU, जिसको हम बोल रहे हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। फिर आता है हमारा ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, इनपुट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आउटपुट। ये आपका ब्लॉक डायग्राम तैयार हो गया। आपको इसमें क्या करना था, मेमोरी यूनिट के बारे में लिखना था, कंट्रोल यूनिट के बारे में लिखना था, और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में लिखना था। जैसे मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेमोरी यूनिट बेसिकली जो हमारे पास डेटा हम स्टोर हो रहा है मोबाइल में, उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए होता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जितने फंक्शनलिटी हमारे सिस्टम में वर्क कर रही है उनको कंट्रोल करने का, कितना इनपुट आएगा कितना आउटपुट जाएगा, इन सारी चीजों को अरेंज करने के लिए। और हमारा ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट नाम से पता चल रहा है कि हमारे जितने भी कैलकुलेशन की प्रोसेस रहेगी, वो सारी कैलकुलेशन की प्रोसेस करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज करते हैं हम, वो होते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। ठीक है, इनके बारे में आपको डायग्राम बनाना था, डायग्राम बना के आपको हर एक यूनिट के बारे में समझाना था, तो आपके 5 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। चलिए आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं लिखिए। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका कौन से बुक से आता है, रोजगार। और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक क्लास में रिपीट हुआ है, क्लास 9th में भी आया, 10th में भी आया, 11th और 12th, चारों क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं विशेषता में पहला विशेषता रखना चाहूंगा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं इसको, सकारात्मकता, जोखिम लेने की, जोखिम लेना। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगी विशेषता। फिर आ जाता है हमारा दृढ़ता, दृढ़ता, परसिवरेंस। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाता है आत्म प्रेरणा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्व प्रेरणा। ठीक है, आत्म प्रेरणा। और फिर उसके बाद जब भी हम किसी भी बिजनेस को ऑन करना है, या उद्यमी जब भी कोई बिजनेस ऑन करता है, तो उसके पास एक कम्युनिकेशन तरीका भी उसके पास होना चाहिए कि वो बेसिकली जो भी कस्टमर आ रहा है उनसे किस तरीके से बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से ज्यादा महत्व आपका कम्युनिकेशन रखता है कि आप किस तरीके से किसी से बात करते हैं, क्योंकि यदि आपने उद्यम वहां पे ओपन किया है, तो जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यदि आपकी उन बात में सकारात्मकता झलकती है, तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं उस उद्यमी की फील्ड में आपको कहीं ना कहीं लाभ ज्यादा मिलेगा। तो मैं उसको 5वें नंबर पे रखना चाहूंगा। ठीक, अब आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। अभी 9वें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था OS क्या होता है, उसी के बारे में उन्होंने डिटेल में पूछ लिया आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को सूची बना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य में यदि पहला कार्य लिखता हूं यहाँ पे, पहला कार्य हमारा क्या आ जाएगा, पहला कार्य आ जाएगा हमारा मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी का मतलब समझ रहे हैं आप, जितना भी डेटा हमारे सिस्टम में है उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा आ जाएगा प्रोसेस मैनेजमेंट। तीसरा आ जाएगा हमारा डिवाइस, जितने भी डिवाइस है हमारे मैनेजमेंट। चौथा क्या आ जाएगा हमारे, फाइल, जो हमारे सिस्टम में है, फाइल मैनेजमेंट। पांचवा क्या जाएगा हमारा, सिक्योरिटी। छठवा हमारा क्या जाएगा, एरर, जैसे बीप करना, हमारा जो सीपीयू होता है वो बीप करता है 1 2 3, उसके लिए रिलेटेड। ठीक है, वो ही। और यूजर, लास्ट हम 7वें नंबर पे रखेंगे यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है यूजर के साथ किस तरीके से हमें बिहेव करना है। यूजर इंटरफेस, यदि मैं हूं और आपकी क्लास चल रही है, तो हमारे बीच में क्या इंटरफेस हो रहा है, उन सारी चीजों का मेंटेन। तो ओएस का काम जो होता है बेसिकली, ये 7 काम मेरे माध्यम से यहाँ पे लिख दिए गए। आई होप इसके बारे में अब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी से रिलेटेड सारी चीजें आती है। प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस के रिलेटेड सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम, मैं बेसिक बेसिकली चीजें यहाँ पे आपको मेन मेन पॉइंट इस पेपर में सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस मैच करिए कि आपको ये सारे पॉइंट पता थे या नहीं थे। नहीं थे तो आप एक इसमें रफ नोट भी बना सकते हैं, उनके बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं।
चलिए 13वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन आपका बोल रहा है 3 प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियां क्या है, पूछा है उसने। व्यवसाय नहीं पूछा है उसने, व्यापारिक गतिविधियां क्या है। 3 प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां के बारे में हमें बताना है। मतलब हम जब भी व्यापार करते हैं उसमें, तो ये रोजगार कौशल का काम जो आपका जो बुक है उसमें यूनिट है, ठीक है, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसमें मैं पहला आपको बताना चाहूंगा विनिर्माण, मतलब हमारे द्वारा निर्माणित वस्तु। फिर आ जाता है वाणिज्य, ठीक, और फिर आता है हमारा सेवाएं। वाणिज्य का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वन एक पार्टी हमारे द्वारा कुछ चीजें बनाई गई है, फिर दूसरी पार्टी ने उसने खरीदी और फिर तीसरी पार्टी ने ये वाणिज्य व्यापार होता है। मंडियों में जो सब्जी आती है, किसान अपनी मंडी की सब्जी ले आता है, फिर वहां से किसी थर्ड पार्टी के पास जाता है, वो वाणिज्य व्यापार आ जाता है। तो कौन कौन सी व्यापारिक गतिविधियां होती है, व्यापारिक गतिविधियां पहला जाएगा विनिर्माण, दूसरा वाणिज्य और तीसरी सेवाएं आ जाएंगी, ठीक है। अब चलिए हमारा आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है एवं उनकी विशेषताओं को लिखिए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। आविष्कार किसने किया था, आविष्कार आपका किया था गुइडो वैन रूसुम ने। कब किया था ये, 1980 में इसका आविष्कार किया था। पाइथन बेसिकली क्या होता है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है। और पाइथन का यूज कहीं ना कहीं अभी करंटली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें डेटा साइंटिस्ट के तौर पे हम पाइथन का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये पाइथन से रिलेटेड चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बस अभी जो मेन मैंने आपको से बताया गया है वो अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा आ जाता है 15वें नंबर का क्वेश्चन हमारा आ जाता है, फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, किसी सम संख्या या विषम संख्या के लिए फ्लो चार्ट बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये लॉजिकली क्वेश्चन था। यदि आपने फ्लो चार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, उसको सिंबल के बारे में बता दूंगा, क्योंकि फ्लो चार्ट में क्या होता है, अब यदि मैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की तुलना करना चाहता हूँ, एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप काम करना, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या था, उसी एल्गोरिथम को क्या करना, चित्र के रूप में दर्शाना, डायग्राम के रूप में करना, कि इस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है। यहाँ पे डायग्राम का यूज हो रहा है, रहती सारी वही कंडीशन है कि हमें किस प्रकार से डेटा फ्लो करना है, पर इसमें मानचित्र बनाए जाते हैं, चित्र बना के हमें डेटा को फ्लो करना रहता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा, किसी प्रोग्राम या प्रक्रिया के चरणों का आरेखिक आरेखीय या चित्र निरूपण, ठीक है, निरूपण होता है, ठीक है। एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें, एल्गोरिथम में क्या होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमें लिखनी रहती है। जैसे पहले हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद फाइल पे जाएंगे, फाइल के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमारी क्या होगी, एल्गोरिथम। यदि मैं इसको फ्लो चार्ट में बताना चाहूँ तो सम विषम का, तो मैंने एक बॉक्स ओपन किया जिसको हम बोलते हैं सम, फिर इसमें स्टार्ट का भी इस तरीके का डायग्राम होता है, फिर एंड का इस तरीके से डायग्राम होता है, तुलना करने के लिए भी होता है, डायरेक्शन के लिए होता है। तो इस प्रकार के इसमें डायग्राम होता है, मतलब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से कहाँ फ्लो होगी वो सारी चीजों को बताने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। चलिए इतना, आप आगे बढ़ते हैं हमारे, आगे हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं, निम्नात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 7 नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस को समझाइए। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा, हमारा इनपुट डिवाइस में आ जाएगा पहला की बोर्ड, पहला ही सबसे, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस जॉयस्टिक, टच पैड, ये हमारे क्या आ जाएंगे, स्कैनर, माइक्रो फोन, वेबकैम, बार कोड,
रीडर, ये आपको क्या है हमारी, बेसिकली ये सारी चीजें क्या है हमारी इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो कि यूजर के द्वारा किसी भी सिस्टम या किसी भी सिस्टम या लैपटॉप में दिए गए इनपुट में काम आती है। मतलब हमारे द्वारा, जैसे मैंने कीबोर्ड में ए प्रेस किया तो ए कहाँ गया, वो सिस्टम के अंदर गया, मतलब हमने क्या दिया, सिस्टम को इनपुट दिया। तो मतलब मेरे द्वारा सारी प्रोसेस करना, मेरे द्वारा दी गई सारी चीजों को, उसका कुछ आउटपुट आना, या इनपुट दिया गया उसका कुछ आउटपुट आना, तो वो आउटपुट और ये इनपुट, मतलब मेरे द्वारा कुछ चीजें दी गई है, उसका कुछ रिस्पॉन्स आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। आउटपुट सबसे पहले लोकप्रिय कौन सा रहेगा इसमें, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, जिसमें हमारा सारा डेटा दिखता है। फिर आ जाता है प्रोजेक्टर, फिर आता है हमारा प्रिंटर, ओएमआर, टच स्क्रीन, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, हम जैसे टच करते हैं, इमेज पे क्लिक किया तो गैलरी पे क्लिक किया तो गैलरी पे चले जाएंगे। फिर प्लॉटर, ये क्या है हमारी सारी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 17 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, हमारे क्वेश्चन नंबर हम 17 पे पहुंच चुके हैं, और 17 क्वेश्चन नंबर हमारा जो था, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा, 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ठीक, 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इस, इसके वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। हम हमें क्या करना था यहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे स्ट्रक्चर प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के अंदर कौन सा आता है, नॉन प्रिमिटिव के अंदर कौन सा आता है, उन सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझाना था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा को मैनेज करने के लिए, क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए तथा स्टोर करने के लिए हमें क्या, किसके यूज करना रहता है, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना रहता है, जिसमें हम किसी भी डेटा को जब रखते हैं, जब मेंटेनेंस के लिए स्टोर करा रहता है, तो हम आसानी से उसे यूज कर सके, और किस प्रकार के डेटा को किस कहाँ पे स्टोर करना, वो सारी चीजें डेटा स्ट्रक्चर में आती है। वैसे डेटा स्ट्रक्चर का वर्गीकरण दो रूप में किया गया है, स्ट्रक्चर्ड लिखते हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर्ड, पहला हमारा क्या आ जाएगा और दूसरा हमारा आ जाएगा, पहला हमारा आ जाएगा प्रीमी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और नॉन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जैसे इंटीजर, जिसमें एक, दो, तीन, ये संख्या आती है। फ्लोट, पॉइंट वाली संख्या, 0.5। कैरेक्टर, जैसे ए, बी, सी, ये क्या है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। वो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो किससे बना होता है, तो वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से बना होता है। मतलब हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा, जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बना है, वो किससे बना है, तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से बना है। उसके अंदर पहला जो उन्होंने दो चीज में वर्गीकरण किया है, इसका भी कितने पार्टों में दो डिवाइड किया है। पहला इसमें रखा है लीनी लीनियर, ठीक है, और नॉन लीनियर। किसका है ये टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव के, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर क्या आ जाएगा, एरे, जिसमें डेटा इस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। स्टेक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर आ जाता है क्यू, लास्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव में क्या आ जाएगा, ट्री, ग्राफ, ये हमारे नॉन प्रीमिटिव में आएगा। ये इस प्रकार का इसका वर्गीकरण है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है
पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझाइए। स्ट्रक्चर को समझाना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली पाइथन में कितने कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं? 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो जो डेटा फ्लो होता है कि हमें कहाँ पे कुछ चीजों को किस प्रकार से आगे फ्लो कराना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम उसमें पाइथन में यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। तो चलिए, पहला 3 कौन 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 से रखे गए हैं मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। सीक्वेंशियल कंट्रोल, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा सिलेक्शन, जिसको बोल सकते हैं कंडीशनल कंट्रोल। इसके अंदर क्या क्या आएगा? कंडीशनल कंट्रोल के अंदर क्या आएगा? पहला हमारा आता है इफ स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट इफ एल्स हो जाता है, और तीसरा हमारा जाता है इफ एल्स इफ ई एफ, ठीक है। तीसरा जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटरएक्टिव या लूपिंग कंट्रोल। इसके अंदर क्या आता है? फॉर आता है और व्हाइल आता है। एक डू व्हाइल लूप भी होता है, ठीक। ये डू व्हाइल लूप भी होता है। तो बेसिकली ये जो पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट 3 होती है, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझा दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है 19 नंबर पे? 19 नंबर का क्वेश्चन जैसे अंडरस्टैंडिंग पे रखा गया था। विंडोज 10 जो हम हमारे सिस्टम में, हमारे लैब में हम जो विंडोज चलाते हैं वो हमारी विंडोज 10 होती है। उसके सामान्य कार्य किए जाते हैं। सामान्य कार्य जैसे उसको ऑपरेटिंग करने का काम है, उसमें किसी प्रकार का एरर आ रहा, वो सारी चीजें हैं। ये जो भी हम सिस्टम में जो भी कार्य करते हैं वो विंडोज 10 पे जितने भी कार्य आपको पता है उन सभी को यहाँ पे आप समझा सकते थे। अब आता है हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक बार वो समझा चुका हूँ। पूछा है उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली दो या दो से अधिक कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना, जिससे डेटा क्या हो जाए, आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। वही हमारा नेटवर्क होता है। अब नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बेसिकली 4 होते हैं। कौन कौन से? यह मैं आपको बता देता हूँ। 4 कौन कौन से होता है? पहला आता है लैन, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। दूसरा आता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आता है तीसरा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आता है हमारा चौथा पैन, पैन के बारे में बता दिया था, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आई ये बेसिकली नेटवर्क के प्रकार होते हैं। इनको डिटेल में समझाऊंगा मैं। तो आप मेरे साथ इस प्रकार से ही बने रहिए। आने वाली जो क्लास है इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आपकी जो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बुक है और जो रोजगार कौशल जो बुक है, उसमें जो भी टॉपिक आपके सत्र में डिवाइडेशन किए गए हैं वो उसके बारे में सारे डिटेल में मेरे माध्यम से बताया गया। क्योंकि अभी समय कम है, पेपर को बस शॉर्ट में मेरे माध्यम से अभी समझाया गया है कि बेसिकली चीजें किस प्रकार से काम करती है और आपको किस प्रकार से हेडिंग पता होना चाहिए और किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको ये पेपर का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन को अटेंड किया होगा। तो इस प्रकार का वीडियो यदि आप चाहते हैं कि आपको सारे सिलेबस से रिगार्डिंग आपको वीडियो मिले, क्लास लगे, तो आप मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।